दादरी के दर्द पर मरहम लगाने के बहाने नेता अपनी सियासी रोटियां जो हैं आज भी सेकते हुए नजर आए। सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो दादरी के नाम पर अब समाज को बांटने की इशारों में हर नेता अपने हिसाब से सियासत कर रहा है। ऐसा लगने लगा है जैसे दादरी हमारे नेताओं के लिए कोई पिकनिक स्पॉट बन गया है, घूमने की जगह है जहां सब पहुंचते हैं, हाजिरी लगाने को बेताब नजर आते हैं और दावा ये करते हैं कि वो लोगों का दर्द बांटने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया का माइक उनके मुंह के आगे आता है तो हर कोई ऐसा ही बयान देता है जिससे दादरी की आग थोड़ा और उफने और मजहब के नाम पर वो अपनी सियासी रोटियां जमकर सेक सके। दादरी कांड पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां नेताओं की जुबानी जंग जारी है, वहीं इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। केजरीवाल की आवाज रेडियो पर गूंज रही है। अभी दादरी में कुछ लोगों ने एक मुसलमान को मार डाला। उसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने उसी गांव के कई हिंदू परिवारों के बच्चों को गिरफ्तार किया है। इससे किसका फायदा हुआ? न हिंदुओं का फायदा हुआ, न मुसलमानों का। फायदा हुआ तो सिर्फ कुछ नेताओं का, कुछ पार्टियों का। प्लीज इस देश को बचा लीजिए। मीडिया से भी अपील है कि इन चंद नेताओं के जहरीले बयान दिखाना बंद कीजिए। दादरी में नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। ये दौरा शांति कायम करने के लिए है या कुछ और, इसका फैसला आप खुद करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया प्रशासन को, मुस्लिमों को पलायन कराने के लिए। हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं। ये आरोप है आपका? मेरा आरोप नहीं, मेरे पास प्रूफ है। क्या दादरी कांड के बहाने भारत की छवि विदेशों में खराब करने की साजिश रची जा रही है? बीजेपी नेता संगीत सोम की माने तो इस साजिश में समाजवादी पार्टी के आजम खान शामिल हैं। क्या हम अपने घर का मामला घर में निपटाएंगे या इसे दूसरे देशों के पास लेके हम जाएंगे? क्यों हम यूएन में जाएंगे? इससे आजम खान जी की मानसिक स्थिति का पता लगता है। मानसिक तौर से उनकी स्थिति खराब है, बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी मानसिक तौर से स्थिति खराब है और उन्हें कम से कम अपनी देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्या दुनिया को नहीं मालूम है कि आरएसएस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? हम इसीलिए कह रहे हैं कि न यूएनओ से घबराइए। अगर आपका दामन साफ है, आपने बेगुनाहों के खून से अपना माथा नहीं रंगा है, 6 दिसंबर 92 को आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एकता परिषद, मुख्यमंत्री का हलफनामा इसके बावजूद भी मस्जिद शहीद की है, तो आपको दुनिया को जवाब देना होगा। कांग्रेस आने वाले दिनों में सद्भावना व्रत करने का ऐलान कर चुकी है। जाहिर है पार्टी कोई भी हो, लेकिन दादरी कांड पर हो रही राजनीति से लग रहा है मानो सभी को एक मुद्दा मिल गया अपनी अपनी राजनीति चमकाने का। पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दादरी। चलिए, अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में डेंगू से निपटने के लिए फंड की कमी हो जाती है, लेकिन रेडियो पर जब दादरी के लिए सद्भाव बताते हुए एक बयान जारी करना होता है तो उनके पास कोई फंड कम नहीं है। बहरहाल दादरी की घटना को अब 10 दिन होने को आए हैं, लेकिन नेताओं के दौरे और उनके बयान लग रहा है कि दादरी के जख्मों को भरने देना ही नहीं चाहते। वो जानबूझ के वहां पर रोज आने जाने का सिलसिला जो है कायम रखना चाहते हैं। दोनों ओर से लोगों के साथ आज जिला प्रशासन ने सद्भावना मीटिंग की ताकि बीच की दूरी को पाटा जा सके, सब कुछ पटरी पर लौट आए। इसके लिए लोगों पर दारोमदार जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उन पर सौंपा गया। अखलाक के परिवार वाले और दादरी के लोग फिर से अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने में लगे हैं, लेकिन दादरी के लोगों को लगता है कि सियासत ने दादरी के दर्द को और बढ़ा दिया है। हमारे संवाददाता पुलकित नागर वहां पहुंचे और इस सद्भावना मीटिंग के बाद लोगों से दादरी के इस पूरे प्रकरण पर उनकी राय जानने की कोशिश की। प्रशासन की तरफ से गांव में शांति बनाए रखने के लिए सद्भावना बैठक बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया। क्या क्या बातें आपकी इस बैठक में हुई? इस बैठक में हमारे जो हिंदू मुस्लिम समाज है उसको एक साथ प्रेम भाव से जैसे रहते आ रहे हैं पहले से 84 में, वैसे ही रहने के लिए प्रेरित करा गया। और एसएसपी साहब ने, डीएम साहब ने बहुत अच्छी बात कही और सब लोगों ने, और जैसे हम रहते आ रहे थे ऐसे ही रहते रहेंगे और रह रहे हैं। ये एक दुर्घटना थी। शांति बनाए रखने की कोशिश तो की, लेकिन जिस तरीके से तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं, आपको लगता है कि इससे परेशानी गांव को हो रही है? हाँ, गांव को हो रही है। नेताओं से भारी, नेताओं से ही ये परेशानी हुई। बाकी यदि जो दुर्घटना हुई, जो हादसा हुआ, इसके बाद तुरंत बाद पुलिस भी ना होती, मीडिया वाले भी नहीं होते और कोई नहीं होता, जब भी एक कुछ
तन्नक भी थोड़ा घना भी झगड़ा नहीं होता, इतना शांति धैर्य आयो। उस टाइम तो वो अचानक हो गया, वो ऐसी तरह हो, ना इसमें कुछ साजिश थी ना कुछ। जिस तरीके आज साध्वी प्राची आज अंदर आने की कोशिश कर रही थी, कल भी कुछ नेता पहुंचे, दिल्ली से बयानबाजी हो रही है, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरे नेता बयानबाजी। बिहार के चुनाव और यूपी के चुनावों को देख के टारगेट किया जा रहा है क्या? हाँ जी, ये सब नोट की और वोट की राजनीति है। दोनों पक्षों को अब प्रशासन ने बैठ कर बात कराने की कोशिश की और परिणाम सामने है कि कहीं ना कहीं सब लोग एक साथ रहने के लिए तैयार हैं और एक साथ रहने की बातचीत भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दादरी। आम आदमी चाहता है कि दादरी दर्शन जो है वो बंद हो, पिकनिक स्पॉट बनना दादरी बंद हो और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है पटरी पर लौट आए और अमन चैन जो है इलाके में कायम हो जाए। लेकिन नेता ऐसा होने नहीं दे रहे हैं और हालत ये है कि अब दादरी का मुद्दा जो है वो बिहार की राजनीति में भी जमकर गरमा रहा है। भले ही राज्य की सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बीफ का जिक्र ना किया हो, लेकिन इस बीफ को मुद्दा बनाकर बिहार की राजनीति कैसे चमकाई जा रही है, देखिए बिहार का रंग। तो राजनेता आरोप लगा रहे हैं कि दादरी में इस बीफ प्रकरण के बहाने दरअसल बिहार चुनावों में पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है। आजम खान तो यहां तक कह रहे हैं कि अब बिहार में बछड़े को मुद्दा बनाया जा रहा है। जरा देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, बिहार तक तो पहुंच गया मुद्दा। आज बिहार में न विकास की बहस है, न रिजर्वेशन की, न आगड़े न पिछड़े की, बछड़े की है बहस। अब पिछड़े की नहीं है, बछड़े की बहस है। चलिए, निशाने पर बिहार चुनाव है या उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं आगामी, ये सब भली भांति जानते हैं, लेकिन इस बीच बिहार में विकास का मुद्दा कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह ने भी आज एक और बयान दिया। दादरी की गूंज बिहार के चुनावी समर में सुनाई दी। शेखपुरा में महागठबंधन की रैली में राहुल ने बीजेपी को घेरा। बीजेपी जहां जाती है दंगे करा देती, इसके जवाब में शाह ने मोर्चा संभाला और लालू के बीफ वाले बयान पर राहुल, नीतीश और लालू को तीनों को टारगेट पर लिया। दिग्गजों के हुंकार से लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर कैसे आई है, जरा देखिए। बीजेपी सिर्फ एक काम कराती है, चाहे वो बिहार हो, पहले हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग लोगों को वो लड़ाने की कोशिश करती है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा देगी, महाराष्ट्र में कहेगी कि बिहारी को यहां से निकालो, उत्तर प्रदेश वालों को यहां से निकालो। जहां भी वो जाते हैं गुस्सा पैदा करते हैं। आपको भाईचारा और प्यार बढ़ाना है। मैं पूछना चाहता हूं भाई नीतीश कुमार को, राहुल जी को, कांग्रेस और जदयू के नेताओं को क्यों जबान चुप हो गई है? बिहार की जनता को बताइए, आप लालू प्रसाद के ये बयान के साथ सहमत है या नहीं है? चुप्पी साधने से नहीं होगा। अगर सूर्यगढ़ा में आते हैं तो आप पूछिएगा। चलिए, इस बीच लगता है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष जो हैं उनको सूट से कुछ ज्यादा ही एलर्जी है। बिहार के मुद्दों की बिसात पर एक बार फिर से राहुल को मोदी जी का सूट याद आ गया। एक बार फिर मोदी के सूट पर टिप्पणी की। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अटैक किया कि मोदी अमेरिका गए तो 16 बार रंग बिरंगे सूट पहने, जबकि नीतीश हमेशा सफेद कुर्ते में नजर आते हैं। मोदी जी अमेरिका जाते हैं, 16 बार अपने कपड़े बदलते हैं। कभी ये सूट पहनेंगे, कभी दूसरा सूट पहनेंगे, कभी पीला कपड़ा, कभी हरा कपड़ा, कभी नीला कपड़ा, गुलाबी कपड़ा, नारंगी कपड़ा। नीतीश जी को आपने सफेद को छोड़कर किसी और रंग में देखा है कभी? सूट में देखा है कभी? बूट पहनते हुए देखा है कभी? अच्छा, दूसरी बात बताता हूं। आप देखो मोदी जी की जितनी भी फोटो आपको दिखाई देंगी, उसमें आपको फटे कपड़े वाला कोई नहीं दिखाई देगा।
चलिए, राहुल जी को सूट से इतनी एलर्जी है, लेकिन शायद वो भूल गए राजीव गांधी भी सूट पहनते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सूट में नजर आते थे। सूट का विकास का क्या कॉम्बिनेशन है, या फिर कुर्ता पैजामा पहनने से और सफेद रंग पहनने से ही विकास होगा और कामकाज हो सकता है? ये राहुल जी की कौन सी थ्योरी है, ये वो बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। बीफ वाला बयान जो है उसमें रामदेव भी कूद पड़े थे, ये आप सभी को मालूम है। तो अब लालू भी जवाब देने में पीछे नहीं हटे और रामदेव को खूब खरी खोटी सुना दी। यहां तक कि कंस से रामदेव ने अगर लालू की तुलना की थी तो अब बारी लालू की थी, तो उन्होंने पलटवार किया। कैसे बाबा के बाण के जवाब पर लालू ने सियासी तीर छोड़े, जरा सुनिए आप। रामदेव महाराज जो है ना, इसका जान बचाए हैं। ये ड्रिल कर गया है, आरएसएस से भी बढ़ के वो हो गया है। वो ये काला धन के मामले में क्यों हो तुम ज्यादा उपद्रव किए थे, तो ये रिएक्ट करता है ये सब बात में। मैं तो आदरणीय मोदी जी से एक ये भी अपेक्षा करता हूं कि जब उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो मोदी जी राष्ट्र में भी पूरे देश में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं, वो लगाएंगे। और ये गाय के ऊपर जो घटिया राजनीति है, इसके ऊपर विराम लग जाएगा। बीफ बैन होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन इस सियासी लड़ाई में नेता लोग इतने मशगूल हैं कि आपकी और हमारी थाली से अब दाल जरूर गायब हो जाएगी। दरअसल दाल के दाम आसमान छू रहे हैं, दाल गलेगी नहीं। ये सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि महंगाई का तड़का लग गया है दाल में। पिछले 6 महीनों में दाल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है और लग रहा है कि सरकार जो है वो चुनावी रणनीति बनाने में बिहार की इस तरह मशगूल है कि उसे दाल की बढ़ती हुई कीमतों का होश लेने का वक्त ही नहीं मिला। अरहर से लेकर मूंग मसूर तक के दाम आसमान छूने लगे हैं। महंगाई का आलम यह है कि पिछले हफ्ते भर में ही दालों की खुदरा कीमत में करीब 5 से 8% तक की बढ़ोतरी हुई है। सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद दाल की कीमतें क्यों लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसका जवाब सरकार के किसी नुमाइंदे के पास नजर नहीं आता। दालों का यह हाल कमोबेश पूरे देश में एक जैसा है। केंद्र सरकार ने कीमतों को काबू में करने के मकसद से दाल इंपोर्ट का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी तक इंपोर्टेड दाल जो है बाजार नहीं पहुंची है। स्टॉक लिमिट की मियाद बढ़ाने से जैसे फैसले भी जो हैं कीमतों को बढ़ने से रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी पुराना राग अलाप रही है। अरहर की दाल पहले 149 रुपया पहुंच गई है दिल्ली की, अगर हम बात करें, जो कि पहले 95 रुपए हुआ करती थी, यानी कि लगभग 55 रुपए इसमें बढ़ गए हैं। चना दाल 69 रुपए थी, 69 रुपए पर आ गई है, जो पहले 58 रुपए थी। उड़द दाल अब 127 रुपए हो गई है, जो पहले 88 रुपए थी। मुंबई में अरहर दाल अब 140 रुपए किलो मिल रही है, जो पहले 82 रुपए किलो थी। चना दाल 70 रुपए किलो मिल रही है, जो पहले 51 रुपए किलो थी। 6 महीने में अगर दाल की कीमतों में लखनऊ की बात करें तो अरहर दाल 140 पहुंच गई है, 75 थी, यानी कि लगभग यहां तो दाम दोगुने हो गए हैं। चना दाल 72 पहुंच गई है, जो 53 थी, और उड़द दाल 140 पहुंच गई है, जो 84 थी। तो आम आदमी की थाली से दाल तो अब दूर हो जाएगी, ये तय है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर चुनावी समर है और लग रहा है इसी की तैयारी में सरकार दाल आ रही है कि नहीं, इस पर होश नहीं रख पाई। वहां पर अगर हालात देखें तो अरहर दाल 110 रुपए है, चना दाल 62 रुपए और उड़द दाल 105 रुपए, यानी कि हर दाल की कीमत में लगभग जो है आप देखिए कि 15 से आपको बता दें, ये दाल की जो कीमतें आप देख रहे हैं ये आपके बाजार से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि ये आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे थे वो सरकारी थे। जब आप दाल खरीदने जाएंगे, जैसे हमारे रिपोर्टर दाल खरीदने पास की दुकान पर पहुंचे, तो दाल 200 रुपए को भी पार करती हुई नजर आई। पहाड़गंज से ज्यादा अपडेट दे रहे हैं सईद आमिर हुसैन। दिल्ली में दाल के दाम आसमान छू रहे हैं। हम इस समय एक मंडी में हैं और यहाँ पे जायजा ले रहे हैं कि आखिर दाल की कीमतें इतनी बढ़ी क्यों हैं, और बढ़ी हैं तो क्या कीमतें अभी चल रही हैं। पहले तो ये बताइए कि जो दाल यहाँ पर आप लेके आते हैं मंडियों से, मंडी में क्या रेट चल रहा है और दाल के बढ़ने के रेट क्या? अरहर की दाल का भाव 167 रुपए है। अरहर की दाल का अरहर की दाल का भाव 167 रुपए है। और तो पहले पूरी बात सुन लो, 167 रुपए की दाल जो है वो सबसे घटिया दाल है। इसके बाद में 180 रुपए है, 200 रुपए किलो भी है। डबल घोड़े की दाल 190 रुपए किलो है।
क्या लग रहा है क्यों दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसे लगातार दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्या बहुत कम पैदावार हुई है? नहीं, पैदावार कम नहीं हुई है, और कम हुई होगी तो 10-15 पैसे की पैदावार कम हुई है। ये सट्टे वालों की वजह से हो रहा है कि लोगों ने स्टॉक कर करके रखा हुआ है। दो पहले महीना पहले क्या नाम है वो बोल देते भाई 1-2 महीना पहले का क्या भाव है। थाली से दाल अब लगभग गायब होने लगी है। सवाल ये उठता है कि सरकार की पॉलिसीज काम क्यों नहीं करती? सरकार इंपोर्ट तो करती है, लेकिन इस तरह की दुकानों में दाल पहुंचती क्यों नहीं है? बिचौलिए इसमें फायदा क्यों कमा रहे हैं और सरकार उन पर शिकंजा क्यों नहीं लगाती? वीडियो जर्नलिस्ट अंकित रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो आपके जहन में भी सवाल ये आ रहा होगा कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ है कि दाल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार क्या कर रही थी? मोदी जी तो विदेश से जाकर लौट भी आए हैं, लेकिन विदेश से मंगाई गई दाल जो है अब तक आई नहीं है। विदेश से दाल इंपोर्ट कराने का फैसला जो है सितंबर में लिया गया। आपको बता दें, आयत तरह की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक बाजार में पहुंची नहीं है। प्रोसेसिंग में करीब 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। स्टॉक लिमिट की मियाद बढ़ाने जैसे फैसलों से भी दाम जो है वो घटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देश में दाल उत्पादन 18.5 मिलियन टन हुआ है। देश में दाल की खपत है 22 मिलियन टन। हर साल 4 मिलियन टन दाल जो है वो बाहर से मंगाई जाती है। और अब बात करते हैं काशी की, जहां पर थोड़ी शांति जो है वो आती हुई नजर आई, लेकिन अब संतों की प्रतिकार रैली के दौरान हंगामे और आगजनी में पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठ रहे हैं। घटना के दौरान ली गई तस्वीरों के जरिए आरोप लगाया गया है कि बवाल के दौरान पुलिस ने खुद ही गाड़ियों में आग लगाई थी। उधर वाराणसी के एसएसपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। काशी की इन तस्वीरों से नया बखेड़ा हो गया है। इल्जाम लगा है कि गोदौलिया इलाके में बवाल के दौरान पुलिस वालों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें मौके पर मौजूद एक शख्स संजय गुप्ता ने कैमरे में कैद कर ली। चश्मदीद संजय के मुताबिक आग लगी बोरी को पहले पुलिस वाले ने उठाया, फिर उसे बाइक पर फेंक दिया। इससे बाइक धू-धू कर जलने लगी। इतना ही नहीं, चश्मदीद का आरोप है कि तस्वीरें उतारने के दौरान उसे पीएसी के जवानों ने पीटा भी। हॉस्पिटल में भर्ती संजय ने अपनी जो आपबीती सुनाई, उससे वाराणसी पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। ये कपड़ा जलता हुआ वो बाइक पर रख रहे हैं, जिसका फोटो मैं खींचा हूँ। और वो चीज जब वो सब वापस आने लगे तो हमारे मुंह से एक शब्द ये निकल गया कि ये तरीका आप लोग का ठीक नहीं है, ये दंगा नियंत्रण करने का उपाय नहीं इसको कहते हैं। इतना ही मेरा कहना था कि पीएसी वालों को और गुस्सा आ गया। वो बोले कि इसका कैमरा पहले तोड़ो, और कैमरे पर मेरे टूट पड़े। प्रतिकार रैली के दौरान वाराणसी की गलियों में जो कुछ हुआ, उसके बाद काशी में चौकसी बढ़ा दी गई है। लेकिन तस्वीरें वायरल होते ही काशी की फिजा में सवाल कौंधने लगा है कि क्या वाकई पुलिस ने बवाल को बढ़ने दिया। वाराणसी के पुलिस कप्तान इस इल्जाम पर सफाई देने सामने आए। जो वाहन जला रहे हैं वो जलाती भी सारी फोटोग्राफ्स जो है हम आपको भी दे सकते हैं। उसमें किसी का भी पुलिस वाले का कहीं रोल जो है इसमें शामिल नहीं हो। अभी ये साफ नहीं कि तस्वीरों में कितनी हकीकत है। क्या वाकई पुलिस वालों ने आग बुझाई या फिर लगाई? इसके लिए सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। आला अधिकारी इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर लगा ये सवालिया निशान और गाढ़ा होगा या फिर मिटेगा, ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुपिन सिंह के साथ शरद सेठ, न्यूज नेशन, वाराणसी। तो नेशन व्यू में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।